हेलो फ्रेंड्स, तो जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है दो नाम बहुत ही कॉमन है, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। लेकिन एक तीसरा प्रोडक्ट भी है जो इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है और वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिहेव स्टॉक जैसा करता है लेकिन वैल्यू म्यूचुअल फंड जैसा देता है। और इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं व्हाट इज ETF। वैसे तो ETF के कई वेरिएंट्स हैं, जैसे इंडेक्स से रिलेटेड ETF या फिर मेटल से रिलेटेड यानी कि गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड ETF या डेट फंड से रिलेटेड ETF। बट इन सबको समझने के पहले हमें यह समझना होगा व्हाट इज ETF, काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं, यानी कि स्टॉक से। स्टॉक मार्केट में अगर किसी को स्टॉक लेना हो तो बहुत सिंपल है, अपने ऐप पे जाना है, ऑर्डर लगाना है एंड ही विल गेट द स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए जैसे डीमार्ट आज अवेलेबल है लगभग 4,000 रुपए पे। अगर किसी को डीमार्ट खरीदना है तो 4,000 रुपए का अगर वो ऑर्डर पंच करेगा, एक स्टॉक उसके डीमैट अकाउंट में उसको उसी दिन मिल जाएंगे। और ये काम होता है जब भी मार्केट ओपन होता है। लेकिन इसमें एक कैच है कि आपके पास पूरे 4,000 रुपए होने चाहिए। अब अगर कोई ऐसा हो जिसको डीमार्ट लेना हो, उसके साथ साथ डिवीज लेबोरेटरी लेना हो, उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस लेना हो, टाटा स्टील लेना हो, वेदांता लेना हो, एशियन पेंट लेना हो, ऐसे कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स लेने हो क्योंकि उसको तो डाइवर्सिफाई करना है, तो इन सबके शेयर प्राइस अगर हम ऐड करेंगे तो ऐसे तो 50,000 1,00,000 रुपए लगेगा सबका एक एक शेयर लेने के लिए। बट सबके पास ऑन द स्पॉट 1,00,000 रुपए तो नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मिलता है म्यूचुअल फंड में, जहां पे एक और इंटरमीडिएटरी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं AMC, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। ये कंपनियां इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करती हैं एंड उस सारे कलेक्टेड पैसे से इन सारे स्टॉक्स को खरीद करके उसको बंडल करके एक एक यूनिट में बना करके इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। यानी कि अगर किसी के पास 1,000 रुपया भी है और अगर उसको म्यूचुअल फंड का एक यूनिट लेना है तो वो 1,000 रुपए से उस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट ले सकता है और उस एक यूनिट में इतने सारे स्टॉक्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट अवेलेबल होगा। यानी आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया एंड आपने सारे स्टॉक्स में थोड़ा अपना हिस्सा बना लिया। इसको अगर एकदम सरल भाषा में समझना है तो चीजें अलग अलग करने की बजाय अगर एक साथ मिक्स करके एक अच्छी सी खिचड़ी बन जाए और उसमें अगर कोई एक स्पून मांगे तो ऑफ कोर्स एक स्पून में उसको नमक भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, दाल भी मिल जाएगा, चावल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उस एक स्पून में सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड क्या करता है, इन सारे स्टॉक्स को बाय करके इनको बंडल करके इनके छोटे छोटे यूनिट्स बना करके इन्वेस्टर्स को दे देता है। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड में बाइंग करते हैं तो उसका जो यूनिट एलोकेशन होता है वो होता है डे एंड पे, यानी कि मार्केट के एंड होते होते उसका यूनिट एलोकेशन होता है। उसमें आप डेली बैठ करके बाइंग सेलिंग नहीं कर पाते। कुछ लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे म्यूचुअल फंड के यूनिट जैसे चीज में भी क्या मैं बाइंग सेलिंग कर सकता हूं, एंड दैट सोल्यूशन इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि जो मैंने शुरू में कहा था कि बिहेवियर स्टॉक जैसा हो, यानी जब मार्केट ओपन हो तो मैं बाय सेल भी कर पाऊं, लेकिन वैल्यू म्यूचुअल फंड जैसी हो, यानी कि जिस यूनिट को मैं बाय कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं उस यूनिट में इंक्लूडेड हो। इसी को कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसका मैकेनिज्म कैसा काम करता है? इसका मैकेनिज्म स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड का मिक्सचर करके बनता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें होते हैं कुछ ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो भी पीछे स्टॉक्स, लेट्स से 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे 50 स्टॉक्स का जो कलेक्शन है, ये ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स उनको बाय करते हैं। यानी अभी के लिए आप AMCs मान लो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑफ कोर्स वही बाय करते हैं एंड देन उन यूनिट्स को लेकर के वो इंस्टेड ऑफ सेलिंग डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स वो इसको एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहां पे जो भी इन्वेस्टर अगर चाहे वो एक्सचेंज से ले सकता है, प्लस अगर कोई और थर्ड इन्वेस्टर भी चाहता है तो वो बाइंग सेलिंग बड़ी आसानी से कर सकता है। तो वैल्यू जो है इसकी म्यूचुअल फंड जैसी रही लेकिन बिहेवियर स्टॉक जैसा हो गया। यही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये अलग अलग एसेट क्लासेस में अलग अलग चीजों में बड़ी आसानी से इस पूरे मैकेनिज्म को लगाया जा सकता है। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे डेट्स हो, चाहे इक्विटी यानी कि स्टॉक्स, वहां पे इसको बड़ी आसानी से लगाया जाता है। तो इसको ना एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड भी कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है,
ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस, मेन जो फंक्शनल डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ओपन किया है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब इसमें आप जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे आपको दिखाई देगा कि इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या स्टॉक्स बाय किए गए हैं। कौन से स्टॉक का कलेक्शन है ये? HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, एक्सिस बैंक, बजाज, L&T, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, NTPC एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स और भी स्टॉक्स हैं इसमें। डिटेल पोर्टफोलियो में जाएंगे तो और भी दिखाई देगा। तो इस तरह के स्टॉक्स का कलेक्शन है ये म्यूचुअल फंड। एंड म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, फर्स्ट यू गिव द मनी and then they buy the stocks and then they allocate unit to you। यानी कि आप पहले पैसा दे रहे हो and then उसके बदले आपको यूनिट्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। अब आते हैं ETF में। ETF भी कलेक्शन ऑफ स्टॉक है, लेकिन पहले से ही फंड हाउस ने छोटे छोटे यूनिट्स बना करके मार्केट में लिस्ट कर दिए हैं। और दोनों चीजें चलती हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा सही है ये कम सही है, दोनों चलते हैं जिसको जैसा लेना हो। एग्जाम्पल से मैं ETF को भी एक बार समझाता हूं। जैसे मैं यहां पे एक ETF सर्च करता हूं, ETF यहाँ पे आ गया निफ्टी 50 ETF। इसका पहले तो चार्ट देखते हैं। जैसे डेली स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ETF भी ऊपर नीचे हो रहा है। बट अभी यहाँ पे कोई प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बंद है। जैसे ही मार्केट चालू होता है यहाँ पे प्राइस मूवमेंट चालू हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि लोकेश आपने बोला था कि ये ETF कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हैं और इसके जो यूनिट्स हैं वो लिस्ट किए हुए हैं एंड ये स्टॉक जैसा बिहेव कर रहे हैं, यानी किसी को खरीदना है तो वो मार्केट के ओपनिंग आवर में बाय सेल कर सकता है। लेकिन ये किन स्टॉक्स का कलेक्शन है, ऐसा कहीं दिख सकता है क्या? आंसर है हाँ। अब यहाँ पे जो निफ्टी 50 है फंडामेंटल्स पे, तो फंडामेंटल्स पे जैसे मैं क्लिक करके पोर्टफोलियो पे आ रहा हूँ, याद है वहाँ पे क्या क्या स्टॉक्स थे? वहाँ पे थे HDFC, ICICI। यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मैं होल्डिंग्स पे क्लिक करता हूँ। देखो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, TCS, लार्सन एंड टुब्रो, ITC, ये टॉप कंपनी। और भी नीचे जाओगे और भी इतनी सारी कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड में क्या था? म्यूचुअल फंड में भी नीचे अगर स्क्रॉल करें तो ये देखो HDFC, रिलायंस, ICICI, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, L&T, स्टेट बैंक, NTPC, TCS। और यहाँ पे कौन सी कंपनी? HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस। तो ये भी कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है, ये भी कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। बट यहाँ पे ETF में जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को इन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स में, यानी एक यूनिट का प्राइस यहाँ पे 240 रुपीज अभी चल रहा है। 240 रुपीज का एक यूनिट मिल रहा है। ये यूनिट क्या है? बना करके डिस्प्ले कर दिए गए हैं। दूसरा केस हो गया ETF वाला केस हो गया, जहां पे इन्होंने अपने हिसाब से यूनिट पहले से ही बना दिए हैं एंड उसको मार्केट पे लिस्ट कर दिया। यानी दुकान में जैसे डिस्प्ले पे लगा दिया जाता है कि ये भाई पहले से बने बनाए हैं, अगर आपको लेना है तो यही ले लो, या फिर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया, जिसको लेना है वहां से ले लो। तो ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिए जाते हैं यूनिट्स को, एंड जिसको डेली बाय सेल करना है, ट्रेडिंग करना है, फ्लक्चुएशन में उसको लगता है कि मैं बहुत इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, वो ये सब करता है। बट जो थोड़े स्मार्ट लोग हैं, जिनको इसमें तामझाम नहीं करना है डेली में, दे मूव वाया म्यूचुअल फंड एंड सिस्टमैटिक तरीके से वो SIP लगाते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस था ETF एंड म्यूचुअल फंड में। दोनों ही कलेक्शन ऑफ स्टॉक है। म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट नहीं होता है, आप जब पैसा देते हो उसके बदले आपको यूनिट मिल जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अगेन कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, बट उसके छोटे छोटे यूनिट बना करके उसको मार्केट पे लिस्ट कर दिया जाता है। जिसको बाय करना है बाय करे, जिसको सेल करना है सेल करे। एंड जब आप सेल करते हो तो कई बार AMC खरीद लेती है, कई बार कोई थर्ड पर्सन भी ले सकता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिहेवियर वाइज स्टॉक जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसका जो कॉम्पोजिशन है वो म्यूचुअल फंड जैसा है। ETF की शुरुआत हुई 1989 कनाडा में टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर देखते देखते वो यहाँ से 93 तक आई थिंक वो US में आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इसको लोग एक्सेप्ट करने लगे और लगभग वर्ल्ड के सारे फेमस एक्सचेंजेस में ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल होते हैं। सबसे कॉमन ETFs जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स मतलब
टॉप 50 कंपनियों का कलेक्शन, या फिर सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों का कलेक्शन, उसी को कहते हैं इंडेक्स। अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली आप यहाँ पे इंडेक्स वर्ड अगर इग्नोर करना चाहते हो तो सिंपल समझो टॉप 50 कंपनियों का कलेक्शन, उसको ETF के फॉर्म में पब्लिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अलग अलग AMCs ये करती हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ मेटल्स भी अवेलेबल हैं ETF के फॉर्मेट में, जैसे सिल्वर का ETF या फिर जैसे गोल्ड का ETF। अब गोल्ड के ETF को भी जरा सा समझते हैं। स्टॉक्स वाला तो मैंने आपको बता दिया, एक बार गोल्ड के ETF को भी समझते हैं। गोल्ड का ETF जैसे काम करता है बिल्कुल वैसे सिल्वर एंड अदर मेटल्स का भी काम करता है। तो स्टॉक्स के मामले में क्या था, जो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने स्टॉक्स खरीद करके उसके यूनिट क्रिएट किए। इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स, गोल्ड के मामले में गोल्ड खरीदा जाता है, लिटरली गोल्ड, एंड उस गोल्ड को छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड उन यूनिट्स को अगेन एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स ने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा। 10 ग्राम गोल्ड में पर ग्राम का प्राइस 8000 अभी के लिए मान के चलते हैं, बट उसको लगा कि यूनिट और छोटा करते हैं, उसने 0.11 ग्राम के यूनिट क्रिएट करने चालू किए। अब 0.1 ग्राम का प्राइस लगभग 800 रुपया आएगा। तो 800 रुपए के ऐसे उसने 100 यूनिट बनाए एंड इसको जो है एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया। अब अगर किसी को 0.1 ग्राम गोल्ड लेना है तो वो 1 यूनिट ऑफ ETF ले सकता है। दैट इज बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, जिसने इस 0.1 ग्राम को लिया है, कल को मान लो गोल्ड का जैसे पीछे प्राइस बढ़ेगा बिल्कुल वैसे ही ETF का प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, इसमें थोड़े से और कैविएट भी हैं, जैसे सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ETF में भी माइनर सा प्राइस चेंजेस आता रहता है, बट अभी के लिए इसको इजीफाई करने के लिए एकदम समझते हैं कि जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे इसका भी प्राइस बढ़ेगा। मान लो जैसे गोल्ड 8000 पर ग्राम की बजाय 10,000 पर ग्राम हो गया, यानी कि 0.1 ग्राम का भाव यहाँ पे 1000 रुपया हो जाएगा। 8000 रुपया था अगर 1 ग्राम, तो 800 रुपया 0.1 ग्राम। जैसे ही 10,000 पर ग्राम हो गया तो 1000 रुपया 0.1 ग्राम का हो जाए। तो जैसे ही इसका भाव बढ़ गया, लेट्स से कोई यहां से सेल करना चाहता है तो ऑफ कोर्स ही कैन सेल, एंड उसको भी अगर कोई सामने से बाय करना चाह रहा होगा तो ये ऑनलाइन सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता है। तो बाइंग सेलिंग की फैसिलिटी ETF में बहुत ज्यादा आसान हो जाती है एंड ये काम करता है सिर्फ जब मार्केट ओपन होता है तब। आफ्टर मार्केट आवर्स ये काम नहीं करता। तो ये होते हैं गोल्ड ETF। तो जब आप गोल्ड ETF ले रहे हो तो एक्चुअली में आप गोल्ड खरीद रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके बिहाफ पे लिया हुआ गोल्ड पीछे रखा हुआ है एंड उसके सामने का जो डिजिटल प्रूफ आपके पास ETF के फॉर्मेट में, यूनिट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। दिस इज गोल्ड ETF। आई होप अब आपको ETF काफी हद तक समझ में आ गया होगा एंड स्पेसिफिकली कि इंडेक्स ETF क्या है एंड गोल्ड ETF, मेटल ETF ये सब क्या है, इसका थोड़ा सा आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन इज, जब ऑलरेडी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है तो ETF के कुछ और भी फायदे होते हैं क्या, अपार्ट फ्रॉम कि मार्केट के टाइम पे ही मैं बाइंग सेलिंग कर सकता हूं? यस, कुछ और फायदे होते हैं, जैसे कि ये बहुत इजी हो जाता है बाइंग सेलिंग करना। इवन इन अ डे भी किसी को बाइंग सेलिंग करना है या फिर कह लो ट्रेडिंग टाइप कुछ करना है तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। वहीं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड यहाँ पे थोड़े से कम एक्सपेंस रेशियो आपको दिखने मिल सकते हैं, बट इसमें कॉन्स भी जुड़ जाता है कि अगर आप मार्केट आवर्स में ये एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर बाइंग सेलिंग इतनी ज्यादा हम करने लगते हैं, वो हैबिट में आ जाता है कि थोड़ा बाय कर लेता, थोड़ी कोई और भी न्यूज आई एंड बाइंग सेलिंग चालू हो जाती है, उससे फिर लॉन्ग टर्म का वेल्थ बनने के चांस घट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या ETF में कुछ SIP टाइप लगा सकते हैं? तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ETF के प्राइजेस लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि डेली उसमें एक्सचेंज से लिस्टेड है तो उसके प्राइजेस बदलते रहते हैं। आज आप 1 यूनिट जितने में ले सकते हो, लेट्स से 800 रुपए में, कल को 850 हो सकता है, परसों 900 हो सकता है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आते रहता है। वहीं म्यूचुअल फंड इससे फार बेटर हो जाते हैं जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप चालू करते हो तो अगर आपने 1000 की SIP लगा दी तो स्ट्रक्चरली हर मंथ आपका 1000 जाएगा, उसके सामने उतने यूनिट एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे जब आप सोचते हो कि मुझे एक ETF खरीदना है तो जैसे प्राइसेस बदलते रहते हैं, हर मंथ आपको उसके हिसाब से प्राइजेस बदलने के हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पे 1000 एज अ प्राइस फिक्स हो जाता है, जबकि यहाँ पे 1 यूनिट फिक्स होता है एंड 1 यूनिट का प्राइस मे चेंज एवरी टाइम। सो इस वजह से SIP के मामले में म्यूचुअल फंड जो है वो फार बेटर काम करता है एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। स्ट्रक्चरली जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करने की बारी आती है ना, अगर वहाँ पे हर मंथ आप बैठ करके दिमाग लगा रहे हो तो उसमें उतना अच्छे से काम हो नहीं पाता।
इट्स बेटर कि स्ट्रक्चरल तरीके से पैसा जाता रहे, तो लॉन्गर होराइजन में वो फार बेटर वैल्यू जनरेट करता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के। नेक्स्ट इज टैक्स के नजरिए से एक बार देखोगे कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ईटीएफ के मामले में लोग अक्सर कुछ ना उसको ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, तो बिहेवियर वाइज अगर स्पेसिफिकली ये बिहेवियर रहा, इसकी वजह से टैक्सेशन ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड के मामले में अगर यही चीज किया जा रहा है तो स्ट्रक्चरली लोग इसको गोल बेस्ड रखते हैं, तो जब तक गोल आता नहीं तब तक ज्यादा उसमें बाइंग सेलिंग अवॉइड ही करते हैं, तो उसमें वहां पे इस बिहेवियर की वजह से स्पेसिफिकली टैक्स में उनको कुछ बेनिफिट हो जाता है। तो ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो में जहां पे कमी है, लेकिन वहीं चूंकि इसमें बाइंग सेलिंग इन्वॉल्व ज्यादा होती है, तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में वो चार्जेस वहां से हट जाते हैं। सो अगर एक बार समराइज करें ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड को, व्हाई आई एम समराइजिंग, बिकॉज ईटीएफ बहुत क्लोज टू म्यूचुअल फंड जैसा है, क्योंकि उसका वैल्यू एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड जैसा है, बस बिहेवियर जो है वो स्टॉक जैसा है। तो इसीलिए मैं यहां पे कंपेयर करके बता रहा हूं। अगर आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच लेना है ना, तो ईटीएफ की बजाय ईटीएफ से ही रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, फंड ऑफ फंड टाइप के म्यूचुअल फंड। उसमें अगर आप चालू करते हो तो स्ट्रक्चरली पर मंथ वाइज या जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है इन्वेस्टमेंट करने का, उससे आपके वेल्थ क्रिएशन के चांस फार बेटर हो जाते हैं एज कंपेयर टू ये हैबिट बिल्ड करना कि मार्केट को देखते देखते मैं बार बार बाइंग सेलिंग करूंगा। वो उतना अच्छा काम करता नहीं है, खास करके अगर हमारा मेन वर्क कुछ और है और यहाँ पे हम इसको जस्ट ऐसे ही इधर उधर से कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा फिर बनता नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव सीन एज अ बिहेवियर। सो आई होप आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिली कि ईटीएफ क्या है और क्यों अवेलेबल हैं ये, एंड म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेगमेंट, वी विल ट्राई टू आंसर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।